हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सावित्रीबाई फुले पर्यावरण शिक्षण संस्थान की तरफ से जो हम पढ़ रहे हैं बीएड सेकेंड ईयर का पेपर हमारा फर्स्ट एवं यूनिट है हमारी फोर्थ। यूनिट फोर्थ में जो हम पढ़ रहे हैं पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत के अंतर्गत हमने अभी तक पाठ्यक्रम का अर्थ पढ़ा, अवधारणा पढ़ी, विशेषताएँ पढ़ी। अच्छे पाठ्यक्रम में क्या क्या विशेषताएँ होनी चाहिए, उसके उद्देश्यों पर हमने चर्चा की। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा पाठ्यक्रम संरचना। पाठ्यक्रम संरचना जो है एक पाठ्यक्रम के एक विशेषज्ञ हैं प्रसिद्ध डी.के. व्हीलर। डी.के. व्हीलर जो है विशेषज्ञ, इन्होंने जो पाठ्यक्रम के 5 सोपान या 5 पद बताए हैं। जो 5 पदों के अंतर्गत हम पहला पद देखते हैं वो है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण एवं स्थिति विश्लेषण। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण यानी जो शैक्षिक उद्देश्य है, शिक्षा के जो उद्देश्य है उनका निर्धारण करना एवं उसका स्थिति विश्लेषण करना। दूसरा बिंदु हम लेते हैं वो है निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति। जो उद्देश्य हैं वो निर्धारित जो होने चाहिए, जो निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उपयुक्त अधिगम अनुभवों का चयन। फिर हमारा जो तीसरा हम बिंदु लेते हैं वो है अधिगम अनुभवों को प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त अंतर्वस्तु का चयन। जो अधिगम के अनुभव हैं उनको प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त अंतर्वस्तु का चयन होना चाहिए। जो चौथा हमारा बिंदु लेते हैं वो है अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया की दृष्टि से चयनित अधिगम अनुभवों एवं अंतर्वस्तु का संगठन। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया की जो दृष्टि है उससे जो चयन किए गए अधिगम अनुभव हैं एवं उसकी अंतर्वस्तु का संगठन। अब जो हमारा 5वां बिंदु है वो है पाठ्यक्रम का संपूर्ण प्रक्रिया। जो पाठ्यक्रम हम पढ़ाते हैं उसकी जो संपूर्ण प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए का उद्देश्य की प्राप्ति की दृष्टि से मूल्यांकन। पूरी ही उस जो पाठ्यक्रम की प्रक्रिया है उसके उद्देश्य का मूल्यांकन करना। तो ये 5 पद जो है डी.के. व्हीलर ने बताए हैं तो पाठ्यक्रम के संरचना के लिए। अब जो इन पदों को लेकर जो डी.के. व्हीलर कहते हैं, इन पदों को लेकर ये जो सोपान हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। एक दूसरे के बिना ये आगे चल नहीं सकते ये पद। तो इसी तथ्य को ध्यान में रखकर जो व्हीलर हैं उन्होंने पाठ्यक्रम संरचना को एक वृत्ताकार, एक गोले में यानी कि वृत्ताकार प्रक्रिया में माना है या बताया है। तो जो पाठ्यक्रम संरचना की प्रक्रिया है उसको वृत्ताकार के रूप में हम देखते हैं। पहला है लक्ष्य एवं उद्देश्य। जो पाठ्यक्रम की प्रक्रिया है उसमें क्या लक्ष्य होने चाहिए, उसके क्या उद्देश्य होने चाहिए। अब उसकी प्रक्रिया के अंतर्गत जो हम दूसरा उद्देश्य ले रहे हैं वो है अधिगम अनुभवों का चयन। जो अधिगम है उसके अनुभवों का चयन। पाठ्यक्रम की प्रक्रिया में तीसरा हमारा बिंदु आता है अंतर्वस्तु का चयन। चौथा है हमारा अधिगम अनुभवों एवं अंतर्वस्तु का संगठन। फिर इसके बाद में जो हमारा अंतिम बिंदु आता है वो है इसका मूल्यांकन। तो ये एक सर्कल बना है, एक गोला या वृत्ताकार बना है। तो इस वृत्ताकार प्रक्रिया में ही जो पाठ्यक्रम संरचना को रखा गया है डी.के. व्हीलर ने, क्योंकि पाठ्यक्रम की संरचना ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे को रुचिकर और जल्दी से समझ में आनी चाहिए। पाठ्यक्रम की जो प्रक्रिया है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अब इसी को देखते हुए आधुनिक जो शिक्षा में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का योगदान। जो आधुनिक यानी अभी की वर्तमान की जो प्रक्रिया है उसमें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का योगदान किस प्रकार है। तो आज के समय में जो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को रुचिकर लगे, उससे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। तो आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती रहे, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए कि बालक उससे अधिक से अधिक रुचि ले सके। इसी में हमारा जो पहला बिंदु हम देखते हैं वो है बिना बोझ के सीखने की प्रक्रिया का समावेश। यानी कि जो बालक सीखता है विद्यालय में जाकर तो उसकी शिक्षा या उसका पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि वो शिक्षा को बोझ न समझे और रुचि लेकर और अच्छे से उसे पढ़ सके। तो ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए कि उसकी जो सीखने और समझने की जो प्रक्रिया है बहुत सरल
होनी चाहिए ताकि बालक को जल्दी से समझ में आ सके। अब हम दूसरा बिंदु लेते हैं, वो है भाषाई शिक्षा का समावेश। भाषाई शिक्षा का समावेश यानी कि शिक्षा में भाषा का होना अति आवश्यक है। भाषा यानी कि हमारी जो मातृभाषा है, जो शिक्षा में या राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में है, तो भाषाई शिक्षा यानी कि मातृभाषा 2 वर्ष तक मातृभाषा में ही बालक को सिखाना चाहिए ताकि उसे भाषा के ज्ञान के बारे में अच्छे से शिक्षा प्राप्त हो सके और आगे की प्रक्रिया में उसे अन्य भाषाओं को समाहित करना चाहिए। फिर हमारा तीसरा बिंदु लेते हैं हम, अनुदेशन का माध्यम। जो बालक के जो सीखने की प्रक्रिया है, इसमें पाठ्यक्रम संरचना के अंतर्गत इसमें जो अनुदेशन का माध्यम हो जो होना चाहिए वो है हिंदी। हिंदी में ही अनुदेशन का माध्यम होना चाहिए। चौथा बिंदु हम लेते हैं, वो है सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था। यानी कि जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में जो सामान्य विद्यालय यानी कि जो समान उसके नियम होने चाहिए और समान ही सारी तरह की व्यवस्थाएं उसकी होनी चाहिए। सभी के लिए पर्याप्त शिक्षा या बराबर की शिक्षा होनी चाहिए। तो ऐसे सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था का समावेश किया जाना अति आवश्यक है। पाठ्यक्रम संरचना में 5वां बिंदु हम लेते हैं, वो है धर्मनिरपेक्षता का समावेश। यानी पाठ्यक्रम की संरचना में धर्मनिरपेक्षता का समावेश होना चाहिए। यानी किसी एक ही धर्म को लेकर शिक्षा प्रदान नहीं की जानी चाहिए, सारे ही धर्मों का उसमें समावेश होना चाहिए, तभी वह शिक्षा अच्छी और रुचिपूर्ण मानी जाएगी। अब हमारा छठा बिंदु हम लेते हैं, वो है सामाजिक भावनाओं का समावेश। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में जो है राष्ट्रीय भावनाओं का भी समावेश होना चाहिए। बालक और बालिकाओं में राष्ट्र के प्रति भावना अच्छे से होना चाहिए और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। तो इसी के अंतर्गत जो हमारा पहले प्राइमरी की क्लासों में जैसे हमारा भारत, हमारा समाज, हमारा परिवार, इस तरीके की जो टॉपिक्स या प्रकरण रखे जाते हैं। फिर हमारा जो 8वां बिंदु है, रुचिपूर्ण शिक्षा का समावेश। यानी कि जो शिक्षा जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, रुचिपूर्ण होनी चाहिए, जिसमें सारे ही बालक रुचि लेकर उसे पढ़ सकें। ऐसे पाठ्यक्रम जो संरचना होनी चाहिए वो रुचिपूर्ण होनी चाहिए। अब हमारा अगला बिंदु हम लेते हैं, वो है छात्रों का स्वतंत्र विकास। छात्रों के स्वतंत्र विकास के अंतर्गत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो संरचना है उसमें छात्रों का स्वतंत्र विकास यानी कि हर तरह से उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलनी चाहिए और स्वतंत्र विकास उसका होना चाहिए। किसी के दबाव में आकर वो कार्य न करें, ऐसा उसका विकास होना चाहिए। अगला बिंदु हम देखते हैं, वो है शिक्षक सशक्तिकरण का समावेश। जो शिक्षक है उसके सशक्तिकरण का समावेश भी पाठ्यक्रम संरचना के अंतर्गत होना चाहिए। फिर है अभिभावकों की सहभागिता। यानी कि पाठ्यक्रम संरचना में जो अभिभावक है उनकी भी सहभागिता होनी अति आवश्यक है, तभी ये पाठ्यक्रम जो संरचना है अच्छी मानी जाएगी। फिर हमारा जो अगला बिंदु हम लेते हैं, वो है पूर्व कार्यक्रमों का समावेश। यानी कि विद्यालय जाने से पूर्व जो भी कार्यक्रम जो होते हैं उन पूर्व कार्यक्रमों का समावेश भी पाठ्यक्रम संरचना के अंतर्गत किया जाना चाहिए। फिर हमारा अगला बिंदु हम लेते हैं, वो है कक्षा कक्ष व्यवस्था पर विचार। यानी कक्षा कक्ष व्यवस्था, कक्षा किस प्रकार की रखनी है, किन बालकों को आगे बिठाना है, किसे पीछे बिठाना है, प्रतिभाशाली, इन सब पर विचार करना आवश्यक है। तो कक्षा कक्षीय व्यवस्था, उसकी बैठक व्यवस्था, उसमें उपयुक्त फर्नीचर, रोशनी, पंखे वगैरह, ये तो कक्षा की व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिए। फिर जो हमारा अंतिम बिंदु वो हम लेते हैं, वो है मानवीय मूल्यों का समावेश। मानवीय मूल्य यानी कि नैतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, इन सारे ही मानवीय मूल्यों का समावेश करके पाठ्यक्रम संरचना बनाई जानी चाहिए। ये सारे जो पाठ्यक्रम संरचना में जो योगदान दिया है ये NCERT के द्वारा जो दिया गया है, इसमें जो बालक है इन सारे ही जो बिंदुओं को अगर रखकर पाठ्यक्रम संरचना अगर बनाई जाती है तो बालक बहुत अच्छे से, बहुत रुचि से शिक्षा प्राप्त करता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा लेता है। तो आज हमने पाठ्यक्रम संरचना पर चर्चा
नहीं। धन्यवाद।